ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে চলছে টানাপোড়েন। এমন পরিস্থিতিতে এবার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वो वेज। पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी हमें वापस ওয়াকারুজ্জামান বলেন, ভারত আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী, আমরা অনেক দিক থেকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল। यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिया। अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहां पर वो उसको कैप्चर करना चाहती, डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या? उन्होंने भारत को बांग्लादेश की स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया। क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। भिखारी पाकिस्तान क्या हेल्प करेगा बांग्लादेश की? सो जिस तरह से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है, पहले तो उनके पास अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स बांग्लादेश के आइलैंड पर कब्जा कर लिया। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई। लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे बांग्लादेश हैं। की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार-उल-जमान ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए भारत को अपना एक बेहद भरोसेमंद पड़ोसी बताया और कहा कि हम बहुत तरीक़ों से भारत के ऊपर निर्भर हैं। भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध काफ़ी अच्छे रहे और हम किसी भी तरह से भारत के रणनीतिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ ही यूनुस सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ अंतरिम रूप से चुनाव कराने के लिए है, इसका काम चुनाव कराना है। इस बात को लेकर काफ़ी खिंचाई हो रही है यूनुस सरकार की, क्योंकि यूनुस भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं और उनके सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं उफान पर हैं। लेकिन आर्मी चीफ द्वारा दिया गया ये बयान यूनुस सरकार के लिए राह का रोड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि आर्मी के कंधे पर चढ़कर ही मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना को अपदस्थ कर बांग्लादेश में कमान संभाली थी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकार-उल-जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे यूनुस की गवर्नमेंट और ये जितने भी स्टूडेंट सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनकी तरफ से तो एक बॉयकॉट भारत कैंपेन चल रहा है। तो ये बॉयकॉट भारत कैंपेन के चलते चलते अब ऐसी स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ से आ गए, जिसके कंधों पे ये लोग बैठ के अभी सरकार में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता चलेगा कि इनके नीचे जो कंधे थे वो अब हट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब सीडीएस साहब की इनके साथ मीटिंग हुई थी, तब इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तक ये काफी यूनुस करते थे। जैसी वो मीटिंग हुई उसके बाद से इनका थोड़ा सा नजरिया
दुनिया को देखने का नजरिया और इनके स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, ये सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम एज उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं। ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही। जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएं कि ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है, और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशतगर्दी है। भिखारी पाकिस्तान क्या हेल्प करेगा बांग्लादेश की? खुद भीख मांगने में रहता है। वो जब देखो सऊदी के पास जाता है, वो जब देखो अमेरिका के पास जाता है, चाइना के पास जाता है, यूएई के पास जाता है, IMF के पास जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाता है। अभी तो बोल रहा है हमको ब्रिक्स में ले लो ताकि हम अच्छी तरह से भीख मांग सके। ठीक है, तो आप सोच लीजिए वो भिखारी क्या हेल्प करेगा बांग्लादेश की, इस बांग्लादेश। देखिए, मैं कभी भी इतनी अभद्र भाषा यूज नहीं करता, बट इन लोगों की औकात दिखाना जरूरी है। आज जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है अफगानिस्तान में, आप देखिए मैं उनको कैसे संबोधित कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, तो वो रिफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने देखा है कि भारत उनको हेल्प करता है। अफगानिस्तान में हमने उनकी नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दिया, वहां पे हॉस्पिटल हमने खड़ा करके दिया है, हमने वहां पे ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है, हमने वहां पे डैम्स खड़े किए हैं, हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, रोड्स बनाए। तो देखा है तालिबान ने कि क्या क्या भारत के साथ रहने से उनको कितना फायदा हुआ। जबकि हिस्टोरिकली आपको मालूम है IC-814 के जब हाईजैक हुआ था, तब तालिबान वाज एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी टू ISI, और उस समय मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया गया था। बट अब जो तालिबान की सरकार है, उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, उनको तो मालूम है कि जितने जो रिलेशंस थे पाकिस्तान ISI और तालिबान में, आपको मालूम होगा हक्कानी नेटवर्क was a tool, was an arm of an ISI that was placed in the new Taliban administration. पर जब कोविड आया था, भारत ने 2,50,000 टन वीट भेजा था, 5 लाख डोसेस वैक्सीन भेजे थे, मेडिसिन भेजे थे, यहाँ तक कि ग्लव्स भेजे थे। ठीक है, उन्होंने वहां पे वो भी बिना कोई शर्त के। ठीक है, तो भारत ने एक डिप्लोमेसी खेली है। तो भारत का ये पॉलिटिकल कैपिटल, सॉफ्ट पावर वहां पे अफगानिस्तान में चल रहा है, और कि आज तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ उनके अच्छे संबंध